Good morning to all of you. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, today we will start our topic with dimensional analysis. So what is dimensional analysis? So you student, you know that when we do some calculation part during the numerical, जब हम कोई numerical solve करते हैं उसमें हम जब कोई calculation part करते हैं तो हमें अगर किसी एक यूनिट को फर्दर किसी डिफरेंट यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हाउ वी विल डू विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक, विद द हेल्प ऑफ सम मेथड दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन मेथड. सो कैसे करते हैं बच्चे? जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना है अगर, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स में लेके चल रही हूँ इस कंसेप्ट को समझाने के लिए. सपोज वी हैव 2.56 मीटर और अगर हमने उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर कंटेन हाउ मेनी सेंटीमीटर, एंड एज वी नो दैट 1 मीटर कंटेन 100 सेंटीमीटर. सो 1 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर. ठीक है, तो उसको यूनिट वे में कन्वर्ट करना है. 1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर. और जो भी आपने ये एक यूनिटरी बनाई है, आपने इस को 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर देना है जितने मीटर को आपने सेंटीमीटर में बदलना है. तो 2.56 मीटर इंटू सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? 2.56 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर. तो मीटर से मीटर क्या होगा? कैंसिल होगा. और 2.56 इंटू 100 तो आंसर आएगा 2560 सेंटीमीटर. इन दिस वे वी कन्वर्ट द 1 यूनिट इंटू अनदर यूनिट. ठीक है, same we will take one more example. 0.91 into 10 raised to power minus 27 ग्राम into kg. तो हमें इसके लिए ग्राम को kg में बदलने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 1 ग्राम कंटेन हाउ मेनी kg. तो 1 ग्राम कंटेन 10 की पावर -3 kg. यू नो दैट. सो 10 raised to power -3 kg अपॉन क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम. हमने जो डिजिट कैंसिल करनी है उसे हमने नीचे रखना है, तो हमने नीचे रखा. और कितना ग्राम को किलोग्राम में बदलना था? हमने 0.91 into 10 raised to power -26 ग्राम को आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है. तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या होगा? ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा. हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.91 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस, और अगर यहाँ पॉइंट हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो आ जाएगा -31 kg. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैलकुलेट, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करके पावर को ऐड करके तो आ जाएगा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg. इन दिस वे वी कन्वर्ट 1 यूनिट इंटू अनदर यूनिट. बट बेटा इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी यूनिट की बात करूं, सपोज मैंने बात करी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, 1 किलोग्राम में कितने किलोग्राम है, किलोग्राम में कितने ग्राम है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूनिट कन्वर्जन. तो आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन याद करनी है सबसे पहले. ठीक है, तो उसके बाद ये डायमेंशनल एनालिसिस के जो कैलकुलेशन पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, वो आराम से आप सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, now we will discuss about the concept that is related to the laws of chemical combination. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ laws of chemical combination. ठीक है, laws of chemical combination. तो हमारे पास कुछ लॉज हैं. जैसे फर्स्ट लॉ है मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दूसरा लॉ है मेरे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन. नेक्स्ट लॉ है मेरे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. नेक्स्ट लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ठीक है, ये फोर्थ लॉ आपका एनसीईआरटी में आपको गिवन नहीं मिलेगा, बट रिफ्रेशर्स बुक में प्रेजेंट है. फिफ्थ लॉ है मेरे पास गे-लुसॉक्स लॉ. गे-लुसॉक्स लॉ. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल लॉ. आज हम 3 लॉ की बात करेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन. कांस्टेंट नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, and third one is called law of multiple proportion. So these 3 law we will discuss. So first is law of conservation of mass. The first law, which is called law of conservation of mass, that is given by the Anthony Lavoisier in 1789. According to this law, during a chemical reaction, the
mass of the product is equal to the mass of the reactant. Means matter neither be create nor be destroy, only change into one form to another form. Means जब भी कोई रिएक्शन होगी तो जितने रिएक्टेंट के मास, रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा. मास लॉस या गेन नहीं होगा ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट वी हैव एग्जांपल हियर. AgNO3 रिएक्ट विद द NaCl. हमारे पास एक एग्जांपल है, सिल्वर नाइट्रेट को हमने NaCl के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास बना AgCl. मींस एन AgCl प्रेजेंट इन ए सॉलिड फॉर्म एंड इट हैज व्हाइट PPT. ठीक है, प्लस NaNO3. ये रिएक्शन आप लोगों को बहुत हद तक देखी हुई लग रही होगी. ये रिएक्शन हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में भी हमने रीड की थी. ठीक है, तो यहाँ पर Ag आयन है, Na आयन है, तो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं. तो दीज आर द आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन्स एंड फॉर्म टू न्यू आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो मैटर नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज एक्सप्लेन बाय द एंटोनी लॉयसियर इन द 1789. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्व, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब मास लॉस या गेन नहीं होता, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है. नेक्स्ट, द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, सो is law of constant composition or fixed proportion. This law was given by the Joseph Ross in 1799. According to this law, the pure chemical compound always contains same element and combined together in the same proportion by weight. क्या मतलब हुआ बच्चे इसका? ये कहना चाहता है कि अगर कोई कंपाउंड है और उसके एलिमेंट हमारे सेम हैं, ईच एलिमेंट, सपोज अगर मेरे पास ये कंपाउंड है C प्लस O2 गिव राइज टू CO2 से बना है, या अगर मैं कहूँ मेरे पास एक CaCO3 है, उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होने के बाद CaO प्लस CO2 बना है, तो दोनों ही केस में आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है. तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जिसके अंदर जो एलिमेंट है उनकी जो रेशियो है वो बाय मास क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी कंपाउंड चाहे वो किसी भी रिएक्शन में रिलीज हो जाए, वो कंपाउंड सेम रहेगा, उसकी कंपोजिशन बाय मास सेम रहेगी. जैसे सपोज अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मास कितना है? हमारे पास इसका मास होता है 12 और इसका हो गया 16 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया? 32. तो अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं तो क्या आ रही है? 4:8. तो अकॉर्डिंग टू जोसेफ रोस, ईच कंपाउंड that form by the same element, अगर कोई कंपाउंड है वो सेम एलिमेंट से, प्योर एलिमेंट से मिलकर बना है, तो उसकी जो रेशियो रहेगी वो उस कंपाउंड की रेशियो बाय मास हमेशा फिक्स रहेगी. ये मैंने उसका मास लिया है, कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई 2 32. तो रेशियो बाय मास इज ऑलवेज फिक्स. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जोसेफ रोस एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन. composition, proportion, ratio, fixed composition, fixed proportion, fixed ratio by mass. This is the law of constant composition. ये लो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी पढ़ रखा है बेटा ये आप लोगों ने. लो नेक्स्ट लॉ है जिसकी तरफ से आप अवेयर नहीं है, आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा. थर्ड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? दिस लॉ गिवन बाय डाल्टन. ये जो लॉ है ये डाल्टन ने एक्सप्लेन किया. Law of multiple proportion. To explain this example, to explain this concept, we have example to explain in a complete way, in a detailed way. So law of multiple proportion क्या होता है बच्चे? कि कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट से कंबाइन करे और वो बहुत से कंपाउंड्स पॉसिबल करे. सपोज वी हैव ए नाइट्रोजन. नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5. जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो कितने सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, तो यही कहना चाहता है ये लो. मल्टीपल नाम से क्लियर है, बहुत सारे. सो व्हेन एन एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट एंड फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स एंड मास ऑफ अदर एलिमेंट इज बिकम होल नंबर रेशियो. सो मैंने एक एग्जाम्पल लिया इसको समझाने के लिए. N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5. यहाँ नाइट्रोजन का मास एक्चुअली होता है 14 मल्टीप्लाई 2 क्या हो रहा है बेटा? 28. नाइट्रोजन यहाँ पर 14, यहाँ नाइट्रोजन 14 मल्टीप्लाई 2 28, 14 मल्टीप्लाई 2 28, 14 मल्टीप्लाई 2 28.
यहाँ आ जाइए ऑक्सीजन के मास के लिए। ऑक्सीजन का मास 16, ऑक्सीजन का मास 16, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाई 3 48, 16 मल्टीप्लाई 4 64, 16 मल्टीप्लाई 5 80। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्या लिखा है इस लॉ ने, ये तो हमने सबके मासेस लिख दिए अकॉर्डिंग टू दीज कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमने एक का मास कर देना है फिक्स। तो अगर नाइट्रोजन का मास हम फिक्स कर दें 28 की जगह यहाँ क्या कर दें 14। ठीक है, फिक्स कर दे। लोएस्ट मास क्या है इसके अंदर 14 है, तो इसको 14 कर दे। तो इसकी रेशो बनानी पड़ेगी। ये 14 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 की टेबल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 8, ये 14, ये 16 है, ये तो 14 ऑलरेडी है, तो ये क्या रहेगा 16 का 16 ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं करना हमने। ये 14 कर दें तो इसको हम कट करेंगे तो 24 आ जाएगा 2 की टेबल से, रेशो बनाएंगे तो इसका। ये 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 32, इसको 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो हमने एक का मास तो क्या बना दिया फिक्स, हमने नाइट्रोजन को तो फिक्स कर दिया बेटा, और ऑक्सीजन को क्या बना दिया हमने होल नंबर रेशियो। तो ये आपको 8 की टेबल लग रही है, 1:2:3:4:5। तो मेरे पास रेशियो आ जाती है 1:2:3:4:5। तो व्हाट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन एन एलिमेंट्स कंबाइन with each other and form number of compounds, then the mass of one element become fixed and the mass of other become whole number ratio. This is called law of multiple proportion. It is very important लोग, ये आपने पहले सुना भी नहीं है, बहुत अच्छे से देखिए। सबका मास याद करिए। एक तो नाइट्रोजन का मास 14 होता है, याद रखना 14 मल्टीप्लाई 2 तभी है 28 हो रहा है। यहाँ पर एन नाइट्रोजन ही है तो 14 ही रखा है। ऑक्सीजन के 16 यहाँ 3 है ऑक्सीजन, तो 16 मल्टीप्लाई 3 है 48, यहाँ 16 मल्टीप्लाई 4 है, यहाँ 16 मल्टीप्लाई 5 है, वो तो 80 हो गया। तो एक का मास फिक्स कर दिया, इस लोएस्ट मास ले लो इसका 14 कर दिया, सबका मास फिक्स कर दिया, और दूसरे का क्या बना दिया होल नंबर रेशियो। इसका 14 किया तो इसको कट करके 14 हुआ तो इसको कट करके अपने आप 80 आ रहा है, तो इसका 16, तो ये हो गया होल नंबर रेशियो में। ये हमने ऑक्सीजन का मास बना दिया, ये हमने नाइट्रोजन का मास फिक्स ले लिया। ये नाइट्रोजन का एक्चुअल मास था उस कंपाउंड में, और ये ऑक्सीजन का एक्चुअल मास था उस कंपाउंड में। अब ने एक का मास फिक्स कर दिया और दूसरे को बना दिया होल नंबर रेशियो। दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पहला लॉ पढ़ा बेटा आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ आप लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और ये दोनों लॉ आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन था उसकी काफी लिमिटेशंस भी रही थी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस लॉ ने ये कहा था कि कोई कंपाउंड चाहे वो किसी भी रिएक्शन में फॉर्म होगा तो उसका रेशियो क्या रहेगा बाय मास फिक्स रहेगा। बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज क्लियर करी थी आपको कि कई बार ऐसा भी होता है कि हर एलिमेंट के आइसोटोप, जैसे अभी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में ये बात बोली थी इसमें कि CO2 है तो उसका मास, CO2 जरूरी नहीं है ना बच्चे सेम आइसोटोप का हो। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यू नो दैट। कार्बन का 12, 13 और 14 आइसोटोप भी होता है। तो कई बार CO2 12 आइसोटोप का है, कई बार CO2 में ये 14 आइसोटोप का है, तब तो मास सेम नहीं होगा ना, तब तो मास अलग होगा। तो डेफिनेटली कि ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का कंसेप्ट था विद अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक का मास फिक्स रहेगा ड्यूरिंग ए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड अदर वन फॉर्म होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली सो